दोस्तों, बरआज़म अमेरिका में इस्लाम कैसे वजूद में आया, अमेरिका में मुसलमानों की तारीख क्या है और वहाँ अफ्रीकी गुलामी कैसे शुरू हुई और उन पर क्या क्या जुल्म हुए। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राह हदायत की इस लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की एपिसोड नंबर 30 में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सुनेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अफ्रीका में इस्लाम आने का एक नतीजा ये निकला कि बिलाखिर इस्लाम अटलांटिक ओशन के पार शुमाली और जनूबी अमेरिका तक जा पहुंचा। 1492 यानी 1492 में कोलंबस के अमेरिका के सफर के बाद नई दुनिया में अहले यूरोप की नई आबादियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यूरोप की इन नई आबादियों में कारकुनों की जरूरत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। असल मंसूबा मकामी अमेरिकियों को गुलाम बनाने का था, लेकिन इससे कारकुनों की मतलूबा तादाद हासिल न हो सकी। यूरोपियों की वजह से अमेरिका आने वाली बीमारियों ने मकामी आबादी को निस्ता नाबूद करना शुरू कर दिया। 16वीं सदी के इब्तदाई अशरों में लाखों मकामी अमरीकी हलाक हो गए। अमेरिकी नई आबादियों ने शुमाली सराय आजम अफ्रीका और इसकी स्याह फार्म आबादी को गुलाम बनाकर ये मसला हल करने का मंसूबा बनाया। गुलामों के यूरोपी सौदागर मगरबी अफ्रीका के साहिलों पर बड़ी तादाद में गुलाम खरीदने के लिए उतरे। इन्होंने मकामी अफ्रीकी बादशाहों से सौदे किए जो अपने हम वतनों को जंग में पकड़कर यूरोपी सौदागरों के हाथ बेच देते थे। बदले में इनको हथियार मिलते जिन्हें वो मजीद गुलाम पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते। इस चक्कर ने खिते को सियासी तौर पर तबाह कर दिया। वेस्टर्न और मिडिल अफ्रीका के वसी इलाकों की आबादी खत्म हो गई। यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर गैर इंसानी हालात में अटलांटिक पार अमेरिका भेज दिया गया। दोस्तों, 16वीं सदी तक अमेरिका की स्याह फार्म आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम ला चुका था। अमेरिका भेजे गए गुलामों में मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी। इस बात का इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन गुलामों की तजारत के दौरान अमेरिका लाए गए 1.5-2 करोड़ में से 30 या 60 लाख स्याह फार्मों के मुसलमान होने का इम्कान है। अमेरिका में इन्हें सफेद फार्मों की गुलामी और जिल्लत की जिंदगी के सिवा किसी चीज का तजुर्बा न हुआ। गुलामों के साथ सलूक के हवाले से कोई कानून मौजूद न था। चुनाचे गुलामों के मालकान मौके की मुनासबत से इन्हें पीटने, जलील करने और हत्या के हलाक कर देने के हर तरह से खुद मुख्तियार थे। गुलामों से बिलुमूम शुमाली अफ्रीका के जनूब, कैरेबियन और जनूबी अमेरिका के खेतों में काम लिया जाता था। इन्हें मौसम की सख्तियों से बचाने का ना तो कोई इंतजाम होता था और ना ही कोई वक्त मुकर्रर था। मालिक की तवक्को के मुताबिक काम ना करने वाले या हुक्म ना मानने वाले गुलामों को कोड़े मारना या किसी और तरह की अजियत देना आम था। गुलामों को ज्यादा जलील करने के लिए खारदार चमड़ों पर मुश्तमिल एक ही जोड़ा कपड़ों का दिया जाता। मुकम्मल नंगे बदन काम पर मजबूर किया जाता था। नस्ली बर्तरी के घमंड में मुब्तला सफेद फार्म तमाम गुलामों को एक सी अजियत देते थे, लेकिन मुसलमान गुलामों की कुछ और तरह की मुश्किलात भी थी। मसलन नमाजों के लिए काम में रोजाना 5 बार वक्फा तो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन हज के लिए मक्का के सफ़र का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। और फिर इस्लाम की मजीद तालीम के मौके भी नहीं थे। चंद गुलाम जिन्होंने कैद होने से पहले कुरान हिफ्ज कर लिया था, वो अपने हाफजे से इसके कुछ हिस्से दूसरों को सिखाते थे, लेकिन इस्लामी रवायात के तसलसल के लिए तालीमी इदारे मौजूद नहीं थे। चुनाचे 16वीं से 19वीं सदी तक के ज़माने में नस्ल दर नस्ल मुसलमान गुलामों में इस्लाम का इल्म कमजोर पड़ता चला गया। इन गुलामों ने जायद काम करके कुछ रकम कमाई और यूरोप से दरामद कुरान खरीदे तो इस्लामी मालूमात में आने वाले जवाल की रफ्तार कदरे कम हो गई। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के इंतजाम मगरबी अफ्रीका में मौजूद इस्लामी तालीम के शानदार मरकज का नेमो बदल नहीं हो सकते थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि 19वीं सदी के रियो डी जनेरो में मुस्लिम गुलामों की बदौलत कुरान की इतनी ज्यादा तलब थी कि एक बुक सेलर सालाना 1000 कुरान दरामद करता था। कुरान की अहमियत अदा करने के लिए गुलामों को कई साल तक काम करना पड़ता। खैर दोस्तों, अफ्रीकी मुस्लिम गुलामों को दिगर अफ्रीकी गुलामों पर एक एतबार से फोकियत हासिल थी।
امریکہ کی غلام آبادی میں سے مسلمان بڑے تعلیم یافتہ تھے، بعض اوقات وہ اپنے مالکان سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ مسلمانوں میں بالعموم اور مغربی افریقی ریاستوں میں بالخصوص تعلیم پر زور کی روایت کی وجہ سے امریکہ میں غیر مسلم غلاموں اور حتیٰ کہ کئی یورپیوں کے برعکس غلام مسلمانوں کا ایک پورا پڑھا لکھا طبقہ موجود تھا۔ اس تعلیمی اہلیت کی وجہ سے وہ کبھی کبھی کاؤنٹنگ جیسے نسبتاً آسان کام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اسی تعلیم کی بدولت وہ بغاوت ابھارنے اور اسے مضبوط کرنے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ اس کی ایک قابل ذکر مثال 1835 یعنی 1835 میں برازیل کی ریاست بہائیا میں ہونے والی بغاوت تھی۔ غلام بنا کر لے جانے والے مسلمانوں میں کچھ عالم دین بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنا علم اپنی کمیونٹی میں مقام و مرتبہ استعمال کرتے ہوئے سلواڈور میں سفید فام آقاؤں کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مقاصد اور ڈیٹیلز کو جماعت میں پھیلانے کے لیے عربی میں لکھے گئے نوٹس استعمال ہوئے۔ اس بغاوت میں 300 غلام شامل تھے۔ برازیلی سپاہیوں نے وحشیانہ تشدد سے اس بغاوت کو کچل دیا، لیکن برازیلیوں میں مسلمان غلاموں کا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ پورے برازیل سے بہت سے مسلمان واپس افریقہ بھیج دیے گئے۔ سفید فاموں کو امید تھی کہ اس طرح مزید بغاوتیں نہیں ہوں گی۔ دوستو، صدیوں تک مسلمان غلاموں پر یہ ظالمانہ سلوک رکھا گیا اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہوئے۔ پوری اسلامی تاریخ میں جزیرہ نما عرب سے دور دراز واقع خطوں کے مسلمانوں نے بھی اسلام کے مقام پیدائش اور اس کے مرکزی خطوں سے اپنے اکیڈیمک اور اکنامک رابطے برقرار رکھے، لیکن قبل جدید دور میں امریکہ میں موجود مسلمان جیوگرافی اور علمی اعتبار سے باقی مسلم دنیا سے بہت دور تھے، اس لیے ان کی کمیونٹی بتدریج ٹوٹ پھوٹ اور انتشار سے دوچار ہو گئی۔ اس لیے ہر آنے والی نسل کو اسلام کی تعلیم، عمل اور عبادت کا ورثے میں ملنے والا علم پچھلی نسلوں کے مقابلے میں کمتر ہوتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے درمیان تک امریکی سیاہ فاموں میں اسلام سے واقف تقریباً کوئی شخص موجود نہ تھا۔ 20ویں صدی کے آتے آتے غلاموں کی اولادوں کی اولاد میں سے شاید ہی کسی کو وہ عبادتیں یا رسم یاد ہوں جو ان کے بڑے ادا کیا کرتے تھے اور جو امریکہ میں عام عبادتی رسموں سے مختلف تھی۔ تاہم 20ویں صدی میں ان غلاموں کی اولادوں میں سے کچھ میں اسلام کی یاد ایک بار پھر جاگی۔ سیاہ فام امریکیوں کی ترقی اور بہتری کے لیے مسیحی اور اسلامی رسوم و قائد کے مکسچر سے ایک تفسیری اور نسلی مذہبی تنظیم بنی۔ تاہم 20ویں صدی کی 7ویں دہائی میں میلکم ایکس اور WD محمد جیسے اراکین ہزاروں ہم خیال افریقی امریکیوں سمیت نیشنل سے الگ ہو گئے۔ ان کا مقصد اپنے عقائد کو اس مرکزی اسلامی دھارے سے ہم آہنگ کرنا تھا جو صدیوں پہلے ان کے بڑوں سے چھین لیا گیا تھا۔